So let us now move to the numerical part. I have selected this numerical as almost everything that could be asked in the examination or that could be asked in a numerical of condenser are included in this numerical. So let us start. We will write the given details. We will summarize the given details, the numerical. So in the numerical, basically you are provided with this vacuum in condenser. We are denoting it by HV. The barometric reading is also given. We are denoting it by HB. This is B. And mean temperature of condenser, that means average condenser temperature, we are denoting it by TC, is also given. Hot well temperature, the reservoir where we store the condensate is called hot well, and the temperature of that reservoir, temporary reservoir, is also given as 28 degrees centigrade. Inlet as well as outlet temperatures of cooling water are provided. And mass flow rate of steam, this MC is mass flow rate of steam. C stands for condensate. So mass condensate collected as 1900 kilogram per hour is given. So we are denoting it by M suffix C. And similarly, the mass of cooling water, mass flow rate of cooling water is also given. So almost everything that is necessary to solve a numerical is given. And we are asked to calculate this corrected vacuum to standard barometer, vacuum efficiency, undercooling of condensate, condenser efficiency, quality of steam entering the condenser, and mass of air present per meter cube of condenser. So this is a very simple numerical if you understand it well. So let us start. इस पूरे न्यूमेरिकल में अगर आप देखो तो एक चीज़ अभी भी गिवन नहीं है, और वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एंड ये हमें याद रखना होगा कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ मरकरी हाइट 76 सेंटीमीटर. सो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होता है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, भले वो क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो. अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा फिर ये बैरोमीट्रिक रीडिंग क्या है. तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसका मेजरमेंट हम सी लेवल पे करते हैं, सी के सरफेस लेवल पे करते हैं, और वहाँ वो वैल्यू मिलती है हमें 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी. लेकिन अगर आप लोकेशन वाइज अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हो और डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ एयर एंड अदर पैरामीटर्स, आपका बैरोमीटर जो है कई बार कम या ज़्यादा रीडिंग दे सकता है. तो यहाँ पे जो बैरोमेट्रिक रीडिंग है ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, लेकिन वो उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे जो बैरोमीटर ने रीडिंग दिया है वो 76.5 सेंटीमीटर की रीडिंग है, बट स्टैंडर्ड रीडिंग होता है 76 सेंटीमीटर. तो इसका क्या रोल है? इसका रोल हमें आएगा जब हम करेक्टेड वैक्यूम कैलकुलेट करेंगे. हमें पहली चीज़ जो पूछा गया है वो है करेक्टेड वैक्यूम टू स्टैंडर्ड बैरोमीटर. तो जब हम ये करेक्टेड वैक्यूम निकालेंगे तो हमें पता होता है कि वैक्यूम क्या है. वैक्यूम का मतलब है HB माइनस HV, मतलब जो बैरोमीट्रिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और गॉज जो प्रेशर रीड कर रहा है कंडेंसर के अंदर, उन दोनों का डिफरेंस ही वैक्यूम कहलाता है. तो बेसिकली दिस HB माइनस HV इज वैक्यूम. लेकिन हमसे पूछा गया करेक्टेड वैक्यूम. तो ये करेक्टेड वैक्यूम निकालने का मतलब है कि जिस तरह से हम किसी वेइंग स्केल में या लेंथ स्केल में कैलिब्रेशन करते हैं, मतलब अगर मान लीजिए आप जब कोई एंटिटी मेज़र कर रहे हैं और इनिशियल वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो हमें कुछ वैल्यू उसमें ऐड करना होता है, सब्सट्रैक्ट करना होता है, जिसको हम कैलिब्रेशन कहते हैं. तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड वैल्यू निकालने के लिए ये वैक्यूम तो आपको मिल गया HB माइनस HV से. HB भी आपको गिवन है 76.5 और HV भी गिवन है 71. तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको वैक्यूम मिल जाएगा. लेकिन ये आपको वैक्यूम पूछा गया है करेक्टेड वैक्यूम टू स्टैंडर्ड वैल्यू. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 76 में से इस पूरी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 76 माइनस 76.5 माइनस 71, दैट इज 70.5 सेंटीमीटर. अगर सपोज हमारा बैरोमीटर ठीक उतना ही रीड कर रहा होता जितना कि स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, मतलब अगर हमारा बैरोमीटर 76.5 की बजाय 76 ही रीड कर रहा होता तो हमारा वैक्यूम आता 71. लेकिन चूंकि हमारा बैरोमीटर स्टैंडर्ड वैल्यू से 0.5 सेंटीमीटर ज़्यादा रीड कर रहा है, इसलिए वैक्यूम जो हम निकालेंगे वो जो गिवन वैक्यूम है उसमें से 0.5 सेंटीमीटर कम आएगा. सो दिस इज करेक्टेड वैक्यूम. तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट जो हमें पूछा गया है वो वैक्यूम एफिशिएंसी. अब वैक्यूम एफिशिएंसी क्या होता है? वैक्यूम एफिशिएंसी होता है एक्चुअल वैक्यूम रिकॉर्डेड बाय द गॉज
अपॉन आइडियल वैक्यूम। तो गॉज ने जो एक्चुअल वैक्यूम रीड किया है, अब ठीक है यहाँ पे एक्चुअल वैक्यूम में हम ये करेक्टेड वैल्यू नहीं रखेंगे, हम वो वैल्यू रखेंगे जो गॉज ने रीड किया, क्योंकि फॉर्मूला में यही होता है। तो वैक्यूम एफिशिएंसी में एक्चुअल वैक्यूम रिकॉर्डेड बाय द गॉज हमें 71 सेंटीमीटर गिवन है, तो 71 सेंटीमीटर रख लेंगे। और आइडियल वैक्यूम, अब ये आइडियल वैक्यूम कैसे निकालेंगे, या क्या होता है आइडियल वैक्यूम, जितना उसके अंदर होना चाहिए कंडेंसर के अंदर। तो कंडेंसर के अंदर जो वैक्यूम होता है वो इन्फ्लुएंस होता है एयर लीकेज से। आइडियली कंडेंसर के अंदर सिर्फ स्टीम प्रेजेंट होना चाहिए, और अगर कंडेंसर के अंदर सिर्फ स्टीम प्रेजेंट है तो उसके अंदर का वैक्यूम बदल जाएगा। लेकिन अगर उसी कंडेंसर में एयर का लीकेज हो गया तो वो उसके प्रेशर को अफेक्ट करेगा। तो आइडियल वैक्यूम जो है वो निकालने के लिए जो हमें बैरोमीट्रिक रीडिंग है उसमें से स्टीम के प्रेशर को माइनस करना पड़ेगा। अब स्टीम का प्रेशर हम कैसे निकालेंगे, तो स्टीम का एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में स्टीम का टेम्परेचर गिवन है, जो कि मीन टेम्परेचर है कंडेंसर का। तो इस मीन टेम्परेचर कंडेंसर के करस्पॉन्डिंग हम स्टीम टेबल से प्रेशर की वैल्यू देख सकते हैं। कौन सा प्रेशर देखना है, सैचुरेटेड स्टीम एंड वाटर टेबल जो रहता है हमारा, उसमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग के ठीक सामने प्रेशर की जो वैल्यू है वो हमें रिफर करना है, स्टीम टेबल से रीड करना है। वो वैल्यू आएगा 0.05622 बार। और इसको जब हम कन्वर्ट कर लेंगे मतलब इक्विवेलेंट सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में, तो ये आएगा 4.22 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इसका मतलब है कि उस कंडेंसर के अंदर स्टीम जो प्रेजेंट है उसका प्रेशर है 4.22 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी सिर्फ। तो आइडियल वैक्यूम कितना हो जाएगा, आइडियल वैक्यूम हो जाएगा 76.5, जो कि एक्चुअल वैक्यूम है जो गॉज रीड कर रहा है, उसमें से ये वैल्यू हमें और माइनस करना पड़ेगा, तो वो आइडियल वैक्यूम आएगा। तो इस तरह से 71/76.5 माइनस 4.22 ये जो रेशियो आएगा ये हमें वैक्यूम एफिशिएंसी देगा। तो वैक्यूम एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना है, एक्चुअल वैक्यूम रिकॉर्डेड बाय द गॉज आपको क्वेश्चन में मिलेगा, और ये आइडियल वैक्यूम निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आइडियल वैक्यूम दिया है, मतलब जो बैरोमीट्रिक रीडिंग गिवन है उसमें से हम इसकी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे, स्टीम की वैल्यू को। नेक्स्ट आता है, हमसे पूछा गया है अंडर कूलिंग ऑफ कंडेंसेट। अब अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो आपको एवरेज टेम्परेचर ऑफ कंडेंसर गिवन है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब कंडेंसर से हम कंडेंसेट कलेक्ट करते हैं तो उसका टेम्परेचर सेचुरेशन टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए, तो वो 35 है। लेकिन उसी कंडेंसेट को जब हम हॉट वेल में स्टोर करेंगे तो उसका टेम्परेचर अलग से हमें गिवन है 28। इसका मतलब है कि कंडेंसेट का टेम्परेचर मतलब सेचुरेशन टेम्परेचर और जो हम कंडेंसेट स्टोर कर रहे हैं उसके टेम्परेचर में डिफरेंस है। ये हॉट वेल का टेम्परेचर कम होने की वजह से हमें समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अंडर कूलिंग हुआ है, मतलब कंडेंसेट बनने के बाद भी, मतलब वाटर पूरी तरह से स्टीम पूरी तरह से कंडेंस होकर वाटर बनने के बाद भी 28 डिग्री तक और ठंडा हुआ है। तो ये जो डिफरेंस है 35 और 28 का, यही अंडर कूलिंग ऑफ कंडेंसेट कहलाता है। अंडर कूलिंग ऑफ कंडेंसेट निकालना बहुत आसान है, आपको कंडेंसर टेम्परेचर में से हॉट वेल टेम्परेचर को सब्सट्रैक्ट करना है, आंसर आ जाएगा 7 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा हमसे पूछा गया कंडेंसर की एफिशिएंसी। तो कंडेंसर की एफिशिएंसी होती है T2 माइनस T1 अपॉन TS माइनस T1। ये है क्या, ये है एक्चुअल टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ कूलिंग वाटर अपॉन मैक्सिमम कूलिंग वाटर कितना टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है। तो एक्चुअल टेम्परेचर डिफरेंस निकालना तो बहुत आसान है, आपको डायरेक्टली वैल्यू गिवन है 25.6 माइनस 8.5, ये आपका आउटलेट टेम्परेचर है वाटर का, ये इनलेट टेम्परेचर है T1 T2। अब ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है डिफरेंस कूलिंग वाटर का, ये निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम वाटर जो है वो सैचुरेशन टेम्परेचर तक ही गर्म हो सकता है, उसके बियॉन्ड गर्म नहीं हो सकता है। तो ये निकालने के लिए T1 आपके पास है 8.5, आपको सिर्फ TS चाहिए। तो TS अगर हमें मिल जाए तो हम ये कंडेंसर की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब TS क्या है, TS जो है वो सैचुरेशन टेम्परेचर है वाटर का। अब आप क्या कर सकते हो कि आप बोलोगे कि ये TC जो दिया है डायरेक्टली 35 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, हम यहाँ रख दें, ये कॉमन मिस्टेक है। आप ध्यान रखना कि TC जो है वो कंडेंसर का टेम्परेचर तो है, पर ये एवरेज टेम्परेचर है। एवरेज टेम्परेचर है मतलब कि ये सेचुरेशन टेम्परेचर होगा ये ज़रूरी नहीं है।
हो सकता है सेचुरेशन टेम्परेचर इससे कुछ कम या ज़्यादा हो। दूसरा, चूंकि अंडर कूलिंग हो रहा है इसलिए भी ये टेम्परेचर एवरेज दिया गया है, एक्चुअल टेम्परेचर सेचुरेशन टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है। तो अब वो सेचुरेशन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? तो वो सेचुरेशन टेम्परेचर निकालने के लिए हमें स्टीम टेबल रेफर करना पड़ेगा, और स्टीम टेबल में वैल्यू देखने के लिए हमें प्रेशर पता होना चाहिए स्टीम का, सेचुरेशन प्रेशर, और वो सेचुरेशन प्रेशर है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकालेंगे कंडेंसर का? तो एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए फॉर्मूला पता है, बैरोमीट्रिक रीडिंग माइनस वैक्यूम रीडिंग। तो बैरोमीट्रिक रीडिंग है 76.5 माइनस 71, तो ये दोनों सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5.5 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी आता है। इसको इक्विवेलेंट बार में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.07333 बार आता है। तो दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रेशर दैट इज प्रेजेंट इन द कंडेंसर। So this pressure is the uniform pressure throughout the conversion process. So इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग अगर हम टेम्परेचर देख लेंगे तो वो हमारा सेचुरेशन टेम्परेचर मिलेगा। तो अब स्टीम टेबल खोलेंगे दोबारा से, और स्टीम टेबल में 0.07333 बार के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर देखेंगे, जो कि आएगा 39.11 सेंटीमीटर, 39.11 सेंटीमीटर सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड। सो यही मैक्सिमम टेम्परेचर होगा जो कि स्टीम अटेन कर सकता है ड्यूरिंग द कोल्ड वाटर, गर्म हो सकता है। तो टीएस की वैल्यू हम 39.11 यहाँ रखेंगे, और इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 0.5586, मतलब 55.86%। नेक्स्ट हमसे पूछा गया क्वालिटी ऑफ स्टीम एंटरिंग द कंडेंसर। अब ये क्यों पूछा गया? ये इसलिए पूछा गया क्योंकि जब स्टीम कंडेंसर में एंटर कर रहा है तो आइडियल कंडीशन में तो वो ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम एंटर होना चाहिए, पर आइडियल सिचुएशन है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे स्टीम जो कंडेंसर में एंटर कर रहा है वो वेट स्टीम है। अब वो वेट स्टीम है, ये कैसे आपको पता चलेगा? तो पहला तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका कि चूंकि आपसे ये क्वालिटी पूछा गया है, इसका मतलब है कि ज़रूर वेट स्टीम होगा तभी पूछा गया है। अदरवाइज भी आप अगर गौर से यहाँ देखोगे तो आपका सेचुरेशन टेम्परेचर 39.11 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन कंडेंसर का एवरेज टेम्परेचर इससे कम 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका मतलब भी आप यहाँ से क्लू आपको मिलता है कि स्टीम ज़रूर वेट रहा होगा इस कंडेंसर में एंटर करने के बाद। तो उस वेट स्टीम का हम कंडीशन कैलकुलेट करेंगे। तो वेट स्टीम का कंडीशन या क्वालिटी कैलकुलेट करने के लिए हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाएंगे, मतलब जितना हीट लॉस स्टीम से हुआ है और जितना हीट गेन हुआ है कूलिंग वाटर से, उसको हम इक्वेट करेंगे। यहाँ पे जो कूलिंग वाटर होता है उसमें कुछ हीट जो है वो एयर भी रिसीव कर लेता है, लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो हीट लॉस्ट बाय स्टीम इक्वल्स टू हीट गेन बाय वाटर, हम ये इक्वेट करेंगे। अब हीट लॉस बाय स्टीम क्या होगा, मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, MS H1 प्लस X HFG1, ये F शुड बी इन सफिक्स ना, सो H1 प्लस X1 HFG1 माइनस HC, और ये इक्वेट हो जाएगा MW CPW T2 माइनस T1 से। तो यहाँ पे X1 जो है वो इनलेट कंडीशन ऑफ स्टीम है या क्वालिटी ऑफ स्टीम है, इनलेट स्टीम है। MS मास ऑफ स्टीम है, MW मास ऑफ वाटर है, CPW है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये आपको वैल्यू पता होना चाहिए। वैल्यू होता है 4.2 या 4.186, और जब इसमें सारी वैल्यूज आप रखोगे तो आपको X1 की वैल्यू मिलेगी जो पूछा गया है 0.914 आएगा। कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको ये क्वालिटी ऑफ स्टीम दिया हो, मास फ्लो रेट पूछ ले। कई बार आपको हो सकता है कि स्टीम जो है वो एंटर करते समय वेट ना हो, ड्राई एंड सेचुरेटेड हो, तो मास फ्लो रेट पूछ ले। तो उस हिसाब से आपको इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने क्वालिटी ऑफ स्टीम भी निकाल लिया। तो ये तीनों मेन चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं, कंडेंसर एफिशिएंसी, वैक्यूम एफिशिएंसी और क्वालिटी ऑफ स्टीम, ये हम निकाल चुके हैं। अगला आता है मास ऑफ एयर प्रेजेंट पर मीटर क्यूब ऑफ कंडेंसर वॉल्यूम। तो कंडेंसर वॉल्यूम में कितना एयर प्रेजेंट है, तो वो निकालना बहुत ही सिंपल है। हम जनरल आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे, PA/VA इक्वल्स टू MA/RA/TA। तो अगर हमें प्रेशर पता हो, वॉल्यूम पता ही है क्योंकि हमसे पूछा गया है पर मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम की जगह हम पर मीटर क्यूब रखेंगे। अगर हमें प्रेशर पता हो, RA की वैल्यू हम जानते हैं एयर के लिए फिक्स है, और टेम्परेचर एयर का हमें पता ही है, तो इस इक्वेशन से हम मास ऑफ एयर पर मीटर क्यूब निकाल सकते हैं।
तो सब जो हमें ज़रूरी चीज़ है वो पी ए है, एयर का प्रेशर है। अब ये एयर का प्रेशर हमें डायरेक्टली गॉज प्रेशर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो गॉज प्रेशर वैक्यूम रीड कर रहा है उसमें स्टीम का प्रेशर और वो दोनों इंक्लूड है। तो एयर प्रेशर इक्वल्स टू होता है टोटल प्रेशर माइनस स्टीम प्रेशर। अब टोटल प्रेशर आया था पिछली बार 0.07333 और स्टीम का प्रेशर भी हम निकाल चुके हैं 0.05622। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो एयर का प्रेशर देगा, जो कि है 0.01711 बार। तो इस वैल्यू को अगर हम इसमें रखेंगे तो हमें मास फ्लो रेट ऑफ एयर निकल जाता है पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन में एक दूसरा पार्ट भी है जिसमें हमसे बोला गया है कि टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ द मास ऑफ एयर इन 1 kg ऑफ अनकंडेंस्ड स्टीम, ये भी हमसे पूछा गया है। तो ये मास ऑफ 1 kg ऑफ अनकंडेंस्ड स्टीम निकालने के लिए भी हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन की मदद लेंगे, सॉरी आइडियल गैस इक्वेशन की मदद लेंगे। तो उसके लिए भी हम अंतर क्या आएगा, हम निकालेंगे द वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ मास ऑफ अनकंडेंस्ड स्टीम जो कि Vs है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड स्टीम 35 डिग्री सेंटीग्रेड से हम रीड कर सकते हैं। तो 1 kg मास का मतलब है वॉल्यूम पर kg मास। तो वॉल्यूम पर kg मास मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम, और स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू हमें डायरेक्टली स्टीम टेबल से मिल जाती है। तो स्टीम टेबल से हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखेंगे जो 25.25 मीटर क्यूब आता है। तो ये हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया। तो ये वॉल्यूम जो 1 मीटर क्यूब हमने रखा था उसकी जगह हम ये रख देंगे, तो पर केजी पे हमें ये मिल जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 0.489 kg। तो इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल कर सकते हो। कुछ सिमिलर टाइप के न्यूमेरिकल्स मैं आपको देता हूँ, अभी आप उसमें प्रैक्टिस करो।